कोई महिलाएं लेकर के नहीं आ रही है। तो महिला आरक्षण बिल भी जो हमारे पुरुष भाई है वो लेकर के आ रहा है। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ निवर्तमान पार्षद डॉक्टर सोनिका जैन एडवोकेट, जो महिला मोर्चा के उदयगढ़ की महामंत्री हैं, IT सेल के अंदर भी आपको अभी प्रदेश में बड़ा पद मिला है। महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लोकसभा में पेश किया गया, आज उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अभी भी आप राज्यसभा से लौटी हैं, दिल्ली का माहौल भी आपने देखा है। इस अधिनियम को लेकर आप क्या सोचते हैं? सभी को नमस्कार। निश्चित तौर पर बिना कोई रूपरेखा बनाए हुए सीधा पॉइंट पर बात करते हैं। 33% आरक्षण, 33% आरक्षण भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित हुआ था, तब सभी पार्टियों की सहमति से ये पारित हुआ था। तब भी इस बिल में 3 चीज़ें जो अभी जिनको लेकर के विरोध किया जा रहा है, तब भी ये एग्जिस्टिंग पॉइंट थे उसके अंदर। उसमें जनगणना था, परिसीमन था और रिजर्वेशन था। 33% आरक्षण अगर होता और उसके पीछे जो सोच थी वो सोच थी कि महिलाओं की हर कार्य में हम कहा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है, महिला लाभार्थी होती है, महिलाओं को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके 33% आरक्षण के पीछे अभिप्राय था कि महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में लेकर के आना, नेतृत्व की भूमिका में लाना, पॉलिसी मेकर बनाना, उनको पॉलिसी पार्टिसिपेट करने के बजाय पॉलिसी मेकर बनाना एक बहुत बड़ा डिसीजन था, जो निश्चित तौर पर 17 अप्रैल को, मैं अगर इसको लोकतंत्र का काला अध्याय कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 17 अप्रैल वो दिन था जब उससे पहले जो 8-10 दिन पहले से जो हम सभी के मन में एक उमंग थी, आशा थी और बहुत सी महिलाओं के जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करती है, बहुत सारी अपेक्षाएं भी थी कि चलो 33% आरक्षण आ रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन 17 अप्रैल 2026 का वो दिन था जिस दिन हम सभी की आकांक्षा और अपेक्षाओं पर एक ठप्पा लग गया और निश्चित तौर पर पूरी सभी महिला वर्ग में इसकी निराशा तो है ही और निराशा के साथ साथ आक्रोश भी है, क्योंकि अगर हमको ये हक मिलता तो कहीं ना कहीं हम भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते और कहीं ना कहीं हम भी एक नेतृत्व की भूमिका में आते हैं। और नेतृत्व की भूमिका की बात करूँ तो 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो आ रहा था, उससे पहले भी अगर हम देखें 2014 से जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जब प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से जब देश को संबोधित किया था उन्होंने, तब भी बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जो उन्होंने महिलाओं के लिए लागू करी थी। जनधन खाता हो गया, सुकन्या खाता हो गया, सुकन्या योजना हो गया और गैस के कनेक्शन हो गए और महिला जो आवास जो योजना थी वो महिला के नाम पर करवाना, ये कहीं ना कहीं महिला को एक सेकेंडरी प्रायोरिटी से लाकर के प्रथम श्रेणी में महिलाओं को खड़ा कर रही थी। और इसके साथ ही 33% आरक्षण अगर ये भी आता तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा नेतृत्व का अवसर मिलता। तो ये था 33% आरक्षण और अगर लागू हो जाता तो और ये अगर मैं ये कहना चाहूँ कि 33% आरक्षण सिर्फ एक हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म था और आज की महिलाएं इतनी सशक्त है और आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नेतृत्व और भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। तो 33% तो सिर्फ एक बहाना था, 50% भी हो जाता, क्योंकि देश की आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है और महिलाएं कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल अपना हक लेकर के रहेगी। विपक्ष में प्रियंका गांधी ने एक सवाल खड़ा किया था, उनकी एक मंशा बताई थी विपक्ष की आवाज़ बनके कि इसको जो अभी चल रहा है उसके अंदर SC को ही 33% उसमें देकर और SC को 33% उसमें देकर के इसको अप्लाई किया जाता तो पूरा विपक्ष उसका सहयोग करने को तैयार था। तो क्या अभी महिलाओं को तुरंत ये फायदा देने के लिए इसके अंदर संशोधन करने की बजाय SC को अगर अप्लाई कर देते तो क्या महिलाओं तक ये अच्छा मैसेज नहीं जाता? देखिए, इसके पीछे जो 2023 में मैंने सबसे पहले लाइन ही ये बोली थी कि जब ये बिल संसद में आया था उसी दिन ये जो तीनों चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, जनगणना, परिसीमन और रिजर्वेशन, ये तीनों चीज़ें तो तब भी थी। तो तब जब इन लोगों ने सब अपनी पूर्ण सहमति दी थी तो तब इन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, तब इस बिल को क्यों पास होने दिया।
और जब ये बिल पास हो गया तो कहीं ना कहीं एक तो इम्प्लीमेंटेशन होना और एक उसको लागू करना, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। तो तब चाहे आप कर लेते तो हमारे मन में इतनी उमंग ही नहीं उठती। हम इस चीज़ को लेकर के हम भी उस वक्त ना तो रैलियाँ निकालते, ना हम इतना मन में अपनी उमंगें लेकर के आते। तो कहीं ना कहीं आपको अगर आपकी मंशा ही नहीं थी तो इस चीज़ को बीच में लाने का कोई औचित्य ही नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष की बात इस तरह से सफल हो गई कि चुनाव के टाइम पर, जहां अभी तमिलनाडु के अंदर, असम के अंदर, बंगाल के अंदर, पांडुचेरी के अंदर, केरल के अंदर चुनाव आ रहे थे, इस वजह से इस सरकार इस मंशा को लेकर इस बिल को लेकर आना चाहिए थी, संशोधन बिल को लेकर आना चाहिए थी, और उसमें कहीं ना कहीं सरकार सफल हो गई, चेक भी मेरी पट भी मेरी। नहीं, ये देखो, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है, मेरा ये मानना है। आप चाहे वो ले लो, लेकिन अगर साउथ में भी अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो हम तो 33% की बात कर रहे थे, हम आंकड़े उठा करके देखेंगे तो साउथ के अंदर तो जो सीटें आती वो 33% नहीं होकर के 50% रिजर्वेशन हो रहा था उनका। तो ये तो उनके लिए भी फायदेमंद ही था। और ऐसा तो नहीं है कि बिल, जब अमित शाह जी ने बिल के ऊपर बात करी थी तो ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ एक पार्टी विशेष को इसका लाभ मिलेगा, लाभ तो सभी को मिल रहा था। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया था इस बिल को लेकर कि इसमें SC/ST को रिजर्वेशन है ही ऑलरेडी लोकसभा के अंदर। अब जो बिल आया इसके अंदर OBC को भी आप रिजर्वेशन दीजिए, वो इसके अंदर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? OBC मेरे हिसाब से तो जितनी भी जातियां हैं, जातिगत समीकरण जितने भी हैं, उन सबको इसके अंदर प्रायोरिटी दी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष को दी गई है। और SC/ST की जहाँ तक बात करें, बाबा साहब ने बहुत अच्छा करके गए, और निश्चित तौर पर वो जब करके गए हैं तो उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत अच्छे अच्छे कैडर पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हो गए या चाहे पॉलिटिशियंस हो गए, तो बहुत सी जगहों पर उन्होंने अपनी जो नेतृत्व है वो सुनिश्चित करा है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि ये सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाने के लिए इन्होंने इस बिल को अभी जारी किया है। सीटें बढ़ाना तो आप तब बोलते हैं कि जब हम एक पार्टी विशेष के लिए इसको लागू करते हैं। सवाल वो बार बार यही कर रहे हैं कि ये अपनी सीटों को लेकर आने वाले समय में सीटों को लेकर बढ़ावा चाहते थे, इसलिए अभी इसको पारित किया, वरना तो पहले ही पास हो गया था। बाकी अभी इस परिस्थिति में और ये लाने का क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी ये चुनावी एजेंडा बना करके लेके आए हों, क्योंकि अगर हम उसको अभी लागू करने का अभिप्राय ये था कि 2011 की जनगणना से अभी अगर करते तो 2029 के जो चुनाव आते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो जाती, जो 33% है। और अगर इसको बाद में हम करेंगे तो 2037 तक महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करवा पाएंगे, अगर अभी की जनगणना के हिसाब से करते हैं हम। तो अभी जो चुनाव हुए हैं, मैं खासकर सिर्फ बंगाल की बात इससे कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी जो है वर्तमान मुख्यमंत्री है, कई विगत 3-4 चुनाव के लोग जीतते रहे हैं। तो क्या इसका जो बेनिफिट है ममता बनर्जी को मिलेगा या प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा? उन्होंने इस समय पर बिल को लेके आए, वो विपक्ष की तरफ से पूरा जोर लगा कर इसको गिराया गया। तो क्या इसका बेनिफिट अभी इतना ज़्यादा परसेंटेज के अंदर पहले फेज का चुनाव हुआ है बंगाल के अंदर, तो इसका आपको लगता है कि फ़ायदा मिल रहा है? वहाँ पर महिला ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके और इसका इस पक्ष में वोट कर रही हैं? नहीं, देखो, बिल तो एक सेकेंडरी चीज़ है। अगर हम नीतियों के आधार पर भी देखेंगे आप, तो जब मोदी जी आए हैं, सत्ता में आए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनती जा रही है, तो बिल तो सिर्फ अभी की बात है, लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो पूरे देश में जो एक माहौल बना है और जो नीतियाँ निर्धारित हुई है, जो देश ने प्रगति करी है, और जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम आज भी उन चीज़ों के प्रत्यदर्शी हैं कि किन किन जगहों पर लेकर इधर मैं गिनाऊंगी तो n नंबर्स ऑफ थिंग्स हैं जहाँ पर हम गिना सकते हैं कि बिल हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बीजेपी की जो मंशा है और जो उनकी जो नीतियाँ जो बनी हुई है, जो लोगों के बारे में उनकी सोच है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में वो घर करती है कि मोदी जी ने देश की आधी आबादी के बारे में सोचा। उनके बारे में सोचते सोचते कोई भी ऐसा वर्ग नहीं रहा हो जिनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा हो। गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक उन्होंने सोचा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने सोचा है, गरीब को गणेश मान करके उन्होंने कार्य किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित तौर पर बिल हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन
जो ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसी कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं, तो वो निश्चित तौर पर कहीं कहीं लोगों के दिलों पर राज करते हैं। सरकार की तरफ से काफ़ी सारी योजनाएं लेके आए हैं, जैसा आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी सारी उज्ज्वला योजना लेके आए हैं, जनधन का लेके आए हैं, और काफ़ी सारी ऐसी महिलाओं को लेकर पर्टिकुलर काफ़ी सारी योजना उन्होंने ली। लेकिन अपने राजस्थान के अंदर, मैं उदयपुर की ही बात करूँ, वहाँ पर अधिवक्ता भी हैं और सक्रिय राजनीति के अंदर भी है भारतीय जनता पार्टी से, वो योजना इतनी सफल दिखती नहीं है। उसका कहीं ये प्रशासनिक फेलियर आप इसको मानती हैं, या सरकार की तरफ से जो योजना है हम लागू करते हैं उसको पंचायत के लेवल तक भी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते, ये किसका फेलियर है? आज भी नारी बहुत सफ़र करती है, आज चाहे आप जिसका शोषण के इतने सारे केसेस आप देख लीजिए, बलात्कार के देख लीजिए, नाबालिग स्पेशली नाबालिग जो छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, तो वो जागरूकता अभी तक एक नारी अभियान को लेकर आप ऊपर तो बिल लेके आते हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग की महिला हैं उस तक, गांव तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, गांव में इन लोगों को कुछ ध्यान नहीं है, तो ये किसका फेलियर है ये? देखो, फेलियर तो नहीं कहूँगी, और जहाँ तक महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ों में गिरावट आई है। जहाँ पर पहले जो आंकड़े हज़ारों में जाते थे वो निश्चित तौर पर कम हुए हैं। और इतना सब होने के बावजूद अगर विपक्ष की पार्टियां ये कहती है कि विधानसभा में खड़े होकर के कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश, इसका क्या तात्पर्य होता है? और कितनी बार तो ये भी कहा गया है महिलाओं के लिए कि महिलाएं तो आधे के झूठे दर्ज करवाती है। अब आप और हम बैठे हैं एक परिवार की तरह, मैं बात कर रही हूँ, आप भी महिला हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं कि कोई महिला, उसके घर में भी कोई बात होती है तो वो उस बात को बाहर करने के लिए भी 10 बार सोचती है कि मैं ये बात कहूँ या नहीं कहूँ। लेकिन अगर उसके साथ इस तरीके की कोई घटना होती है और वो थाने में जा रही है, तो ये एक महिला के लिए छोटी बात नहीं है, एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात है वहाँ तक जाना भी, कि वो वहाँ जा रही है। एक सवाल खड़ा होता है कि जैसा आपने बताया कि एक महिला अगर थाने के अंदर जाती है तो सहज होकर अपनी बात नहीं रख पाती है, तो बड़े लेवल के जो अधिकारी होते हैं उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी क्यों कम है? क्या सरकार जब एक बिल लेके आती है, लेकिन जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर महिलाओं को जोर देकर आगे क्यों नहीं लाया जाए? यही मेरा एक सवाल है कि क्या ये प्रशासनिक फेलियर है? नहीं, महिलाओं को आगे तो लाया जा रहा है। मैं तो संगठन की बात करना चाहती हूँ। हमारे तो संगठन में भी 33% जो आरक्षण है वो रिजर्व कर रखा है। अगर आप हमारी कार्यकारिणी भी देखेंगे संगठन की, तो उसमें भी अगर 10 की कार्यकारिणी बनी हुई है तो उसमें 3 या 4 महिलाएं होगी। तो हम तो शुरू से ही सत्ता और संगठन तो अलग अलग चीज़, लेकिन हम तो खुद अपने घर से शुरुआत करके इसको रिजर्व कर रहे हैं। बतौर आप एक अधिवक्ता, आप तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, महिला होने के नाते इस बिल से आपकी क्या उम्मीदें थी, क्या आप सोचते थे? अगर ये पास हो जाता है तो कितना मेवाड़ और उदयपुर को, हम उदयपुर की बात करते हैं, तो उसमें क्या देखने को मिलता? निश्चित तौर पर अगर ये लागू हो जाता तो अभी जो एग्जिस्टिंग सीटें जो हैं उनमें इजाफा होता, और जहां पर अगर 10 में से 3 महिला सांसद है तो निश्चित तौर पर वो संख्या बढ़ती और कहीं न कहीं महिलाओं को राजस्थान से भी एक अच्छा नेतृत्व मिलता। नारी वंदन अधिनियम जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज हम गाँव के अंदर देखें वहाँ अशिक्षा बहुत ज़्यादा, आप अपने मेवाड़ के अंदर देख लीजिए, गाँव के अंदर इस बिल को लेके भी आते हैं। सब होता तो क्या वो महिलाएं इतनी सक्रिय रूप से इसमें भाग ले सकती? उनको वहाँ तक कौन पहुँचा था? कि भाजपा का केडर बहुत बड़ा केडर है, नीचे से लेकर ऊपर तक केडर है, पर जितना केडर जो बताया माथुर साहब ने पहले की योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। क्या मानते हैं कि आपके कार्यकर्ता इसके अंदर कमज़ोर रहे नहीं, या प्रशासन कमज़ोर रहा है? और ये नारी वंदन अधिनियम में आता, कौन उनको बताएगा कि आपकी शक्तियाँ ये आपको सरकार ने दी है, इसका आपको फ़ायदा होगा? ये बिल्कुल। अभी मैं हमारे संभाग प्रभारी जी यहाँ पर आए थे, तो उनके साथ में उदयपुर संभाग के 7 जिलों में, उन 7 जिलों में हम गए थे। तो 7 जिलों में जाने के बाद अगर प्रतापगढ़ गए, बांसवाड़ा गए, डूंगरपुर, आसपुर, राजसमंद, सेलूंगर और चित्तौड़गढ़, और ये जो सारे जिले जो हमने कवर करे हैं, वहाँ पर हर वर्ग की महिलाओं को हमने जो सम्मेलन हुआ था उनको सम्मिलित किया था। और अगर आप देखेंगे भी फोटोग्राफ्स, वीडियो जो मैंने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी डाल रखे हैं, तो प्रतापगढ़ में कम से कम 800 से 1000 महिलाएं थी। प्रतापगढ़ जो भौगोलिक दृष्टि से भी एक एरिया हम मानते हैं कि वहाँ पर थोड़ा ऊपर उठना या फिर भौगोलिक दृष्टि से भी वो थोड़ा अलग माना जाता है।
तो वहाँ पर भी 1000 महिलाएं एक सम्मेलन में आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से सम्मेलन करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके या फिर रैलियां निकाल करके जन जन को जागरूक कर रहे हैं कि आपको आगे आना है, और आपको आगे आने के लिए आपका नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए आपको इसमें पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि पहले हम सुनते थे कि सरपंच पति, पार्षद पति, तो ये चीज़ें सुनने में आती थी। और जब से रिजर्वेशन हुआ है, चाहे किसी भी श्रेणी का हुआ हो, तो आप देखेंगे कि पार्षद पति से निकल के या फिर सरपंच पति से निकल करके अगर 33% आरक्षण आता है तो वो पार्षद पति, सरपंच पति से निकल करके वो एक मुख्य भूमिका में आती, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता। शहर के अंदर भी ऐसी कई जिसको हम बोलते हैं बस्तियाँ, कुछ कॉलोनी के अंदर तो आप मान सकते हैं कि जो युवा लड़कियाँ हैं या जो शिक्षित महिलाएं हैं वो अपना रास्ता बना लेती हैं। बट ऐसी जो जिनको हम कच्ची बस्ती बोलते हैं वो हो गया। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप चले जाएं, वहाँ की महिलाओं को, लड़कियों को एक तो शिक्षित नहीं है, सेकंड उनके पास कमाई के साधन नहीं है। आज जैसे सरकार ने कई योजनाएं निकाल रखी है, सिलाई सिखाने के वो निकाल रखे हैं, ऐसे जैसे जिला उद्योग केंद्र के अंदर कई सारे ऐसे महिलाओं के लिए लिख रखे हैं जिसके अंदर घरेलू उद्योग कर सकते हैं, ऐसे कई प्रशिक्षण दिए जाते हैं। बावजूद उसके वहाँ पर महिलाएं और लड़कियाँ नहीं दिखती है। हमारा आपसे बार बार एक ही सवाल रहेगा कि क्या ये फेलियर प्रशासनिक है या फिर जो सरकार उसको योजना को लेके आ रही है। अगर आज गांव के अंदर किसी महिला को ये नहीं पता है कि भाई यहाँ पर सरकार ने ये चीज़ ऐसा लगा रखा है अभियान, और वहाँ तक महिलाएं और लड़कियाँ नहीं पहुँच पाई, तो ये किसका फेलियर है? क्योंकि जब तक महिलाएं आप आगे उसको आप आरक्षण दे दो लेकिन महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी तो ये बिल स्वतः ही खारिज होता है। बिल्कुल। देखिए, इस बात का मैं आपको उत्तर इस तरीके से दूंगी कि महिलाओं तक आपकी एक जो बात है ना कि अगर कोई किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को ज़रूरत है और वो लाइक डिमांड सप्लाई तक नहीं पहुंच पा रही है, बात ये हो रही है, तो इसका मैं बताना चाहूँगी आपको कि राजीविका के माध्यम से हम महिलाओं को लखपति दीदी नाम की योजना हमने सुनी होगी। अगर कोई ऐसा वंचित रह जाता है तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन लखपति दीदी के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं, हम आंकड़े भी उठा करके देखेंगे तो करोड़ों महिलाओं ने लखपति दीदी के माध्यम से लाखों रुपए का ऋण लेकर के अपने आप को गाँव-गाँव में सक्षम बनाया है। और राजीविका एक ऐसी योजना है जहाँ पर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर करके भी आप 10,000 रुपये, और उससे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आप लाख और 10 लाख या करोड़ रुपए तक का अभी तक आपके पास ऐसा प्रोविजन आया है कि आप इतना लोन ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने नहीं किया है, अगर कोई वंचित भी रह गई हो या रह जाती है या जिन तक हम नहीं पहुंच पाए, तो निश्चित तौर पर आप तो एक चौथे स्तंभ हैं, तो आपके माध्यम से भी बहुत सी बातें ऐसी होती, कई बार हम भी देखते हैं सोशल मीडिया से या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से, अगर कोई वंचित रह गया है हो तो हम सभी आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है तो आपके ध्यान में आती है, हमारे ध्यान में नहीं आ पाती है। तो आप एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से अगर आप बताएंगे कि ये वंचित रह गया, ये वास्तव में नीडी पर्सन था, इसको कोई चीज़ नहीं मिली, तो हम उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर उसकी जो समस्या है उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे। आंगनबाड़ी एक सरकार की संस्था है जिसके अंदर प्रमुखतः केवल महिलाओं को ही इसके अंदर एक रोजगार के जरिया कह दें या फिर अपनी जो सरकार की योजनाएं होती है या फिर किसी गरीब वर्ग के बच्चों को खाना खिलाना, सारा ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आंगनबाड़ी के थ्रू चले जाती है, जो बस्तियों में भी चले जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में भी चले जाती है। बट वहाँ पर भी कई तरह के घपले उजागर होते हैं कि ऊपर के लेवल पर ही वो चीज़ें रह जाती है, वहाँ जो पैसा बटना होता है वो ऊपर के लेवल तक हो जाता है। आज दिन तक का इसका किसी सरकार ने कई मतलब मीडिया कर्मियों ने भी इसका उजागर करने की कोशिश की, बट उन चीज़ों को दबा दी जाती है। ये ज़मीनी स्तर पर नीचे के लोगों तक नहीं दिखाई देती है, जबकि इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर महिलाओं के गर्भवती होने से लेकर के पालनहार तक लेकर काफ़ी सारी योजनाएं तो आंगनबाड़ी के थ्रू चलाई जाती है, जिसके अंदर एक घर बच्चों को पढ़ाने का लेकर के काफ़ी सारी योजनाएं, तो उसके अंदर इतना बड़ा तो घोटाला माना जाता है, तो ये भी एक सरकार का फेलियर होता है। तो क्या इसके महिला सशक्तिकरण की जहाँ हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें भी आती है जहाँ पर महिलाओं को दबाने का कार्य किया जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं को इस माध्यम से दबाने का कार्य किया जा रहा है। मैं मेरा एक प्रत्यक्ष उदाहरण लेकर के आपको बताती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो सरकार की तरफ से कुछ अनुदान मिलता है,
कुछ राशि मिलती है और आपको पोषाहार और वो चीज़ें भी मिलती है। तो एक आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता मेरे घर पर आई थी और उन्होंने बोला था कि दीदी इस तरीके की बात है। तो मैंने बोला था कि ये जो चीज़ है मेरे काम नहीं आएगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम खुद लेकर के खा सकते हैं, तो लेकिन जो वंचित है उसको ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो मैं जब वहाँ पर गई तो आप आज का सिस्टम देखेंगे ना, आप पोषाहार लेने का, तो लिटरली आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपका फोटो जाता है वहाँ पर, तब जा करके आपको पोषाहार मिलता है। पहले हम ऐसा सोचते थे ना कि अरे यार बड़े नाम रो मणि उठा ही दो, या फिर वो खा गया उसका, या फिर उनके तो इतने कीट आए थे वो तो मिले ही नहीं हमको। तो ये जो चीज़ें, मैं तो इस बात की, अगर शायद मैं उस चीज़ से प्रत्यक्ष तो वाकिफ नहीं होती तो शायद ये चीज़ मेरे मन में भी चलती, क्योंकि उस लेवल तक तो पता नहीं शायद मैं जा पाती या नहीं जा पाती, पर मैं उस चीज़ की प्रत्यदर्शी हूँ, इसलिए मुझे ध्यान है कि आप वहाँ से एक शक्कर का 1 किलो शक्कर भी आप एक्स्ट्रा नहीं उठा सकते हो। वो सारा प्रोसेस होता है, ऑनलाइन प्रोसेस आजकल इतना सटीक हो गया है ना कि हर एक चीज़ आपकी वहाँ पर फिट होती है। चाहे आप खाद्य सुरक्षा में राशन भी देखेंगे आप, तो वो भी प्रोपोर्शनेटली आपका जितना पोर्शन बनता है उस पोर्शन के अनुसार ही आप ले सकते हैं। तो ये तो चीज़ें आजकल डिजिटलाइजेशन हो जाने से, सारी चीज़ें डिजिटल हो जाने से, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुदृढ़ीकरण हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से आने वाले समय में भी जो 2047 का जो सपना है हमारा, एक विकसित भारत का, वो निश्चित तौर पर इन सभी चीज़ों के माध्यम से पूरा होगा। जैसे कि बार बार हमारे बड़े पूछ रहे थे कि साक्षरता को लेकर कहीं ना कहीं तो कमी दिखती है या कमी दिखाई देती है, अन्यथा वैसे अगर देखा जाए तो भारत में सब जगह नेतृत्व को लेकर नारी सब जगह आगे है। क्योंकि बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा जी, सुषमा स्वराज जी थे, अच्छे अच्छे लीडर थे। इधर कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी जी हो गए, प्रियंका गांधी जी हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं साक्षरता की कमी दिखाई देती, इसलिए आज लोग उसके बारे में जान नहीं पा रहे, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इस चीज़ से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ सहमत, पीछे रीज़न ये है कि आज सोशल मीडिया जो आप देखेंगे ना, सोशल मीडिया के माध्यम से आप गांव की बहुत सारी रील्स जब हम स्क्रॉल करते हैं ना, तो बहुत सारी रीलें ऐसी आती है जो मतलब लाइक सुदूर गांव, जो ढाणी जिनको बोलते हैं ना, वहाँ पर भी महिलाएं इसका उपयोग कर रही है, और चाहे इंग्लिश नहीं आती हो लेकिन हिंदी डाल करके भी इसका उपयोग कर रही है। तो हिंदी डालना ही अपने आप में एक साक्षरता का प्रमाण है कि आपको वो चीज़ आती है, इसीलिए आप उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं। बहुत कम ऐसा वर्ग होगा कि जो शायद बिल्कुल भी साक्षर नहीं हो, और वो भी मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं रही होगी, या फिर प्रॉपर उसका संचार का माध्यम नहीं रहा होगा, इसलिए ये चीज़ हुई होगी। लेकिन आज अगर हम साक्षरता के आंकड़े देखें तो निश्चित तौर पर पहले से अभी में अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है उनके अंदर। आने वाला समय चुनावों का समय है, नगर निगम के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, उधर की सीटें 80 हो चुकी है, 70-80। तो आप ये मानती, जब अगर अधिनियम पारित हो जाता तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलता। अब आज इस समय के अंदर महिलाओं को बहुत सारा नुकसान हुआ। पार्टी भाजपा फिर भी 33% आपने बताया कि सब आरक्षण दे रही है, तो क्या मानते हैं कि आप 33% आरक्षण अब भी मिलेगा? बिल्कुल, वो तो माननीय बैरिस्टर जी शेखावत जब थे तब उन्होंने ही इस चीज़ को 50% तो कर ही दिया था। तो वो तब से पंचायत में और जिला परिषद में तो अपनी भागीदारी निभा ही रही हैं। तो वो तो रिजल्ट है ऑलरेडी। तो महिलाएं आप भी देखेंगे, अभी हमारे खुद के जब 70 पार्षद थे तब भी 44 पार्षद बीजेपी की थे, उसमें से 18 महिला पार्षद थी। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा, बीजेपी की बता रही हूँ, बाकी कांग्रेस की भी अगर उसमें इंक्लूड करें तो निश्चित तौर पर एक अच्छी संख्या में महिलाओं ने अपना नेतृत्व सुनिश्चित करा। संगठन वापस आपको अगर एक मौका और देता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे वापस? बिल्कुल, संगठन सर्वोपरि होता है, और अगर संगठन मौका देता है तो अभी आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जिला, उसमें तो आपने सभी ने मिलकर विपक्ष का घेराव करने के लिए आप दिल्ली अभी लेके आए 3 साल। अगर आपको ये मौका मिलता, कभी आपको विपक्ष की भी महिला जो हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको कन्विंस करके कि आप इस बिल का सहमत करें और सरकार की योजनाओं को, सरकार की नीति को आप
इसको अपनाएं और आप भाजपा ज्वाइन करें। तो क्या ऐसा सरकार ने आप लोगों को ऐसे तो आदेश दिए या आपकी कोई मंशा है कि आप विरोधी दल की भी जितनी महिलाएं हैं उनको कन्विंस करके अपने साथ ले आएँ और भाजपा को इस बिल को मजबूत बनाएं? नहीं, ऐसा ना तो कोई दिशा निर्देश है, नहीं ऐसा कोई दिशा निर्देश कभी आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जो निश्चित तौर पर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं वो निश्चित तौर पर विचारधारा के माध्यम से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जो विचारधारा होती है वो पार्टियाँ तो आती जाती रहती है, लेकिन विचारधारा जो अगर आपके और मेरे हृदय के अंतर मन पर जहाँ पर कोई विचारधारा लेकर के चलते हैं तो निश्चित तौर पर व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी में हो, कहीं पर भी हो, अगर आपकी विचारधारा उससे मैच करती है तो वो निश्चित तौर पर उनके साथ आएंगे। आप ऐसे महिला होने के नाते फील्ड में जब भी जाते हैं तो किन मतलब महिला होने के नाते किन कैसी चुनौतियों का सामना करते हैं और आने वाले समय में अगर ये बिल पारित होता तो आप क्या आशा करते हैं और सरकार से क्या मांग करते हैं? चुनौतियाँ तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक वेल बीइंग अगर कोई महिला जो है विमेन एम्पावरमेंट को अगर आप बोले हैं तो जब मुझे संगठन और सत्ता दोनों में मुझे मेरा जो प्रोपोर्शनेट है वो जब फिक्स हुआ था तो निश्चित तौर पर मैं वार्ड के अंदर भी घूमी और बहुत सी जगहों पर भी गई तो बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ है। मुझे चुनौतियाँ तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो जो चीज़ें थी वो मेरी चीज़ों में लाइफ लर्निंग लेसन्स भी बने हैं बहुत सी जगहों पर और बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं उनको चुनौतियाँ नहीं मान करके मैं उनको अवसर मानती हूँ कि चलो ये चीज़ है तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनका हमने कभी पाला भी नहीं पड़ा था अगर लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो, और या फिर हमने कभी देखी भी नहीं थी, सोची भी नहीं थी, लेकिन जब फील्ड में आए तो निश्चित तौर पर बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई जिनका सामना करते करते कभी हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, हमको ऐसा लगता था क्या है, लेकिन उन्हीं सब चीज़ों से जब सशक्त नेतृत्व होता है तो वो सब चीज़ें हमको सीखने को मिलती है कि कैसे करना है। तो वो मेरे लिए चुनौतियाँ नहीं होकर के एक अवसर थी। एक सबसे बड़ा जो हर बार सभी का एक सवाल रहता है तो आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया तरह तरह की खबरें सामने आती, धर्मांतरण को लेकर जो बार बार खबरें सामने आई, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है धर्मांतरण को लेकर के। और जिस तरीके से आज के सिनेरियो में जो एक छोटी चीज़ को अगर आप ऑफर करते हैं और उसको लेकर के अगर लोग धर्मांतरण करते हैं तो ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक संकट का भी संकेत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस विषय पर या फिर इसके अंदर हमको बहुत अच्छे से कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई धर्मांतरण करता है और करवाता भी है तो ये भी कानूनी तौर पर एक ऑफेंस भी होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सजग रहना चाहिए और जिन चीज़ों के बदले में अगर लोग धर्मांतरण भी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे विचारधारा को, हमारी सोच को परिपक्व उन तक पहुंचा करके परिपक्व करने की आवश्यकता है। अभी आप दिल्ली में रह के आए इसी बिल के समर्थन में और गिरा उसमें विरोध करने के लिए कुछ था, तो जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर ऐसा कोई आप लोगों को बताया कि किस तरह का आंदोलन आपको अपने अपने क्षेत्रों में जाकर करना है और इसको कैसे आप धरातल तक लेके आएंगे? बिल्कुल, इसके लिए आप देखेंगे तो पिछले जब 17 तारीख को बिल पास होना था उससे पहले 13 तारीख को हमने एक महिला सम्मेलन आयोजित किया था RNT मेडिकल कॉलेज में, जिसमें बालिकाएं भी थी, महिलाएं भी थी और हर वर्ग की, उद्यमी भी थी, कोई डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, एडवोकेट्स थे, शिक्षक भी थे और बहुत सारे वर्ग जो अगर मैं कहूँ तो उसमें इंक्लूड थे और कम से कम 500 की संख्या में वहाँ पर महिलाएं उपस्थित थी। तो यही संदेश देना चाहते थे माध्यम से, उस सम्मेलन के माध्यम से कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल है वो आने वाला है, तो आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें इसके माध्यम से। ये महिला आरक्षण बिल संशोधन करके जो अभी लेके आया गया है कि इसके बारे में आप बताएं कि इसको अभी लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, महिला आरक्षण बिल जो आ रहा है इसकी खूबसूरती देखिए, आपके महिला आरक्षण बिल पे कौन लेकर के आ रहे हैं? कोई महिलाएं लेकर के नहीं आ रही है। तो महिला आरक्षण बिल भी जो हमारे पुरुष भाई है वो लेकर के आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आप सबकी भी और उन सबकी भी बहुत भागीदारी रही है कि कहीं ना कहीं महिलाएं नेतृत्व की श्रेणी में आए, तो ये तो हमारे लिए और भी दुगुनी खुशी की बात है। और इसी सोच को रखते हुए ये बात भी तय हुई है कि जो एग्जिस्टिंग अगर जो सीटें अगर उनमें कर दे तो कहीं ना कहीं हम
आपका या आपका कहीं ना कहीं हम उस हक को भी लेते, लेकिन वो नहीं कर करके 33% प्योरली महिलाओं के लिए आरक्षण किया है, वो भी आप सबके सहयोग से, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। के माध्यम से अगर कोई बात मैं चाहे तो मैं पर्सनली बोलती तो 100 को बोलती है, 50 को बोल पाती, लेकिन आपके माध्यम से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हज़ारों की संख्या में ये बात पहुँचेगी, तो आप एक सशक्त माध्यम बने, उसके लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद। धन्यवाद।